हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। साइंस स्टडी सेंटर एंड यंग माइंड्स एकेडमी की तरफ से आपका मैं संदीप तिवारी वेलकम करता हूं। बेटा हम लोग आज स्टार्ट क्या हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लास 12th का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सोल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, कौन सा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उस पर हम लोगों ने वेपर प्रेशर की बात किया था, हम लोगों ने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात किया था कि सल्यूट जब आ गया था तो सल्यूट आने के बाद जो सॉल्वेंट था उसके रिस्पेक्ट में जो सल्यूशन बना, सल्यूट आने के बाद सल्यूशन बन गया तो सल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया था ना। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को हम लोगों ने क्या बोला था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसी पर लास्ट वीडियो हम लोगों ने एंड किया था, उसी के आगे हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके बेटा, तो चलिए जो हम लोगों का आया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो हमारा था बेटा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों की थी और जिसको शॉर्ट में हम लोगों ने क्या बोला था, RLBP बोला था। और आप याद करिए क्या लिखा था बेटा, P नॉट माइनस PS, इसको क्या बोला था याद करो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन क्या हो गया था, P नॉट। किसके रिस्पेक्ट में लोअरिंग थी, इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी को बेटा इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा P, और डेल्टा P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, RLBP। क्लियर बेटा, हमने आपसे कहा था कि आपको P नॉट दिया हो सकता है, RLBP दिया हो सकता है, और आपसे कहेगा PS सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो आपसे कैलकुलेट करा सकता है। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, P नॉट दिया रहेगा। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपको याद करना है क्या, फर्स्ट नोट कर लीजिएगा इसको, एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट, वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है 23.8 टॉर होता है, और इसी को हम लोग 24 टॉर भी बोल देते हैं। क्लियर, तो कभी भी क्वेश्चन में हमको पी नॉट दिया नहीं होगा, समझिएगा बहुत बात को ध्यान से, हमको पी नॉट नहीं दिया होगा, PS कैलकुलेट करना होगा, और हमको टेम्परेचर दिया होगा तो हम लोग तो यार परेशान हो जाते हैं कि यार पी नॉट कहाँ से आएगा। तो अगर टेम्परेचर 25 डिग्री दे दिया है तो उस केस में हमको पी नॉट कितना लेकर के चलना है, 23.8 या थोड़ा सा राउंड फिगर में 24 टॉर। क्लियर, दूसरी बात जो हमको याद करना है, अगर यही टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाए तो 100 डिग्री पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। अब बॉइलिंग पॉइंट आगे हम लोग बात भी करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है।
इसका मतलब कि अगर आप कहते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचता है, उस टेम्परेचर पर जो वाटर के वेपर प्रेशर होता है वो बाहर से लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो आप खुद सोचो कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ तो जो वेपर प्रेशर होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वो कितना होगा 1 atm या 760 mmHg या 760 टॉल। मतलब अगर क्वेश्चन में P0 नहीं दिया हुआ है और टेम्परेचर 100 डिग्री दिया हुआ है, उस केस में हमको ये नहीं सोचना कि यार P0 हमको कहां से मिलेगा, हमको याद रखना पड़ेगा P0 उस केस में कितना हम पुट करेंगे 760 टॉल पुट करेंगे। बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपसे कह दिया कि यार एक सॉल्यूशन है उसका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये है, आपको ये दिया होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये बोला कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 100 डिग्री, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार चलो RLBP तो दिया हुआ है, P0 कैलकुलेट करना, PS कहां से आए P0, तो अब आप सोचो क्वेश्चन गलत। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर ये दो टेम्परेचर दिया हुआ है और अगर और कुछ टेम्परेचर होगा, उस केस में आपको P0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ऐसा नहीं कि 100 डिग्री पर नहीं गिवन हो, जरूरी नहीं कि न दिया हो सकता दिया हो, लेकिन अगर नहीं दिया है, आपको फंसाना चाह रहा है क्वेश्चन से, तो आप ये याद रखना है कि 100 डिग्री पर 760 टॉल P0 और 25 डिग्री पर कितना 24 टॉल। क्लियर बेटा? अब इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। अब इसमें क्या है बेटा कि जो ये हमारा RLBP है, इसका हम डेरिवेशन आपको थोड़ा सा कुछ दिखाने जा रहे हैं, वो समझ लीजिए आप। डेरिवेशन क्या है कि थोड़ा सा इस पे आते हैं, RLBP को हम लोग और बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब ये है कि इससे फार्मूले और क्या बनते हैं। क्लियर बेटा? एक बात समझते हैं थोड़ा सा। आपने डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़ा होगा, समझ लीजिए इसको। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, PP लॉ। बेटा डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है, आपने अगर लास्ट ईयर 11th में पढ़ा होगा, और मोल फ्रैक्शन जब हमने पढ़ाया था तो वहां पर भी आपको पढ़ाया था हमने कि डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है कि जितने भी कंपोनेंट होंगे किसी भी मिक्सचर में, अब हम सोल्यूशन ले रहे हैं तो यहाँ पर हम मिक्सचर बोल रहे हैं क्योंकि गैस की बात हम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, तो जितने किसी भी मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो पार्शियल प्रेशर का सम जो होगा वो मिक्सचर के टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। ये फार्मूला था। और पार्शियल प्रेशर याद करिए कैसे निकाला था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर? सॉरी। तो यहां पर हम सॉल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर प्लस सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अगर डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ को अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं PS, याद करिए PS मतलब क्या, प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, अभी इसको मैं पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूं, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये है फार्मूला बेटा। अब अगर इसको मैं लिखना चाहूं PS इज इक्वल टू
तो x1 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू पी नॉट ऑफ सॉल्यूट, प्योर स्टेट में सॉल्यूट का प्रेशर, प्लस x2 पी नॉट सॉल्वेंट। नॉट मतलब प्योर बेटा, जब सॉल्यूट प्योर स्टेट में था तो उसका टोटल प्रेशर, जब सॉल्वेंट प्योर स्टेट में था तो उसका प्रेशर, और x1 और x2 दोनों क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है और ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो, यहाँ प्रेशर नहीं बोल रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर अगर निकालना हो तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, सॉल्यूट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर चाहिए, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए और सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर चाहिए, और ऐड करके हम निकाल सकते हैं। इसी फार्मूले को बेटा हम थोड़ा सा बढ़ाने जा रहे हैं और इसको हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए, इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, केस वाइज लेते हैं हम, केस फर्स्ट लेते हैं हम। केस फर्स्ट क्या है, सपोज करो, बहुत ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूट हमारा, सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होता। सपोज करो कि सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होता, और मान लो कि सॉल्वेंट भी हमारा नॉन वोलेटाइल होता। दोनों नॉन वोलेटाइल समझ रहे होगे आप, जो वेपर का फॉर्मेशन नहीं करने वाला। अब आप बताओ बेटा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नॉन वोलेटाइल हुए, वेपर ही नहीं बनेगा तो कैसा वेपर प्रेशर? इसका मतलब सॉल्यूट का वेपर प्रेशर भी जीरो और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू जीरो। उस केस में जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? जीरो होगा। क्लियर बात? दूसरा एक केस लेते हैं कि सपोज करो कि सॉल्यूट हमारा वोलेटाइल हो बेटा और सॉल्वेंट भी हमारा वोलेटाइल हो, दोनों वोलेटाइल हो, दोनों वेपर बनाते हो। अब बताओ आप, अगर दोनों वेपर बनाते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी ना। सॉल्यूट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा अपना, सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर कुछ ना होगा, तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी। इसका मतलब यही चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो हम लिख सकते हैं x1 पी नॉट सॉल्यूट प्लस x2 पी नॉट सॉल्वेंट। मतलब यही ऊपर वाला केस हम कर सकते हैं बेटा। ऐसा क्वेश्चन आपके अगर देखोगे आप तो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा कि बेंजीन और टॉल्विन है। सुन लीजिए क्वेश्चन इस पे कैसे आया। बेंजीन और टॉल्विन का सॉल्यूशन है, बेंजीन भी वोलेटाइल है, टॉल्विन भी वोलेटाइल है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बेंजीन और टॉल्विन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है और टॉल्विन का भी प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया हुआ है। आपसे कहा कि जो मिक्सचर बना, जो सॉल्यूशन बना, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो अब ये दिया है, ये दिया, सारी चीजें दिया है, तो पीएस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात क्लियर समझ में आई। अब बात तीसरा हम लेकर के चलते हैं बेटा। तीसरा केस क्या है, इसको मैं हटा दे रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा, हटा सकते हैं इसको। तीसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को हमेशा मिलता है, वो क्या है बेटा? सुनिएगा ध्यान से। केस थर्ड हम लोग लेते हैं क्या कि सपोज करो कि सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होता, और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल होता। समझो बेटा, सॉल्वेंट क्या होता? वोलेटाइल होता। तो आप ये बताओ, जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो होगा नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू तो जीरो। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ किसके वेपर प्रेशर पर और मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के। तो उस केस में ये वैल्यू तो जीरो
तो हम लिख सकते हैं क्या, PS इज इक्वल टू X2 P0 सॉल्वेंट। कोई बात किसी को डाउट है बेटा, समझ सकते हो ये? अब आप ये बताओ, PS अपान P0 सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसलिए लिख रहा हूं, अब आगे आप सॉल्वेंट ही मानिएगा P0 को, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बना बेटा, X2। इसको हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। कोई डाउट किसी को बेटा? मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इस केस में सिर्फ किस पर डिपेंड करने जा रहा है, सॉल्वेंट पर। क्लियर? अब इसी में थोड़ा मैं साइड में इसीलिए या इसी के हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं, इसी में ज़्यादा सही समझ में आएगा आपको। चलिए और देखते हैं। अब एक लॉ इसी पर हम लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, अब राउट्स लॉ पहली बात किसके लिए होता है ये समझ लो, फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आगे हम लोग इस पे बात करने वाले भी हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। और ये लॉ तब अप्लीकेबल होगा फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। जब सल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होगा उस केस में हम बात करेंगे किसकी, राउट्स लॉ की। ठीक है, ये समझना है बेटा। अब राउट्स लॉ है क्या ये समझो आप थोड़ा सा पहले। राउट्स लॉ है क्या, द वेपर प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, द वेपर प्रेशर ऑफ solution is the product of mole fraction and vapor pressure of pure solvent। लाइन समझिए बेटा। राउट्स लॉ कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और उसी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कौन सा लॉ हुआ, राउट्स लॉ। ये बात समझ पा रहे हो बेटा। अब आप ये बताओ, अगर हम इस लॉ को फॉलो करें तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ आप। हम लिख सकते हैं PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर X2 सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू P0 सॉल्वेंट। बोल बेटा, लिखा जा सकता है। अब एक बात हम लोग करने जा रहे हैं यहां पर, ये समझो आप, इसको अगर मैं लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, PS इज इक्वल टू 1 माइनस X1 P0। बोलो बेटा, X2 आपने पढ़ा है, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। सल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा, 1 होगा। तो ये बताओ X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1 होगा या नहीं होगा। तो यहां पर हमने रख दिया। अब आप ये बताओ, अगर इसको हम लिखें, यहां मैं लिख दे रहा हूं इसको, अब यहां से मैं कंटिन्यू कर दे रहा हूं, P0 अगर इधर आ जाए तो क्या होगा, देखो P0 सॉरी PS, एक सेकेंड, ये हो गया बेटा PS अपान P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X1। समझो आप, इसको लिख सकते, या इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू X1, या इसको हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपान PS।
नहीं लिख सकते? बोलो, अगर इसको पी नॉट माइनस क्या हो गया, सॉरी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन ये हो गया हमारा पी नॉट, ये हो गया पी नॉट इज इक्वल टू क्या, x1। अब एक फार्मूला तो हमारे पास ये दिख रहा है बेटा, अब समझो आप ये क्या था, ये क्या था, ये इक्वेशन हम इसको सेकंड मान रहे हैं अभी फिलहाल, थोड़ी देर के लिए इक्वेशन हम लोगों ने पीछे लिखा भी है। ये क्या था, ये बात सबको समझ में आई, इसको हमने इधर ले लिया तो ये बन गया क्या, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1, और इधर आ गया तो ट्रांसफर किया इक्वल के इधर, तो ये बन गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये हुआ कि इससे कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या है इससे कि RLBP ऑफ सॉल्यूशन, RLBP ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अब बेटा क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। कभी कभी जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बोला कि आपको RLBP दिया रहेगा, पी नॉट दिया रहेगा, PS पूछेगा। अब कभी कभी क्या करेगा, RLBP न दे करके आपसे कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ये है। सपोज करो वाटर सॉल्वेंट होता, 100 डिग्री पर बात कर रहे होते, तो उस केस में पी नॉट क्या होता, 760, क्लियर? तो ये वैल्यू तो 760 100 पर लेते। अब आपसे पूछा कि पीएस क्या होगा और आपको सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया रहता, x1 दिया रहता या x2 दिया रहता, तो x1 दिया रहता तब तो ये वैल्यू नोन थी, ये वैल्यू नोन हो गई, एस हम निकाल सकते थे। और मान लो x2 दिया होता तो ये वैल्यू हम क्या करते, 1 में से माइनस करते, x1 निकाल लेते। तो यहां से एक कंक्लूजन तो हमारे पास ये मिल गया, क्लियर? तो मतलब ये हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर RLBP को हम एक्सप्लेन करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ RLBP ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। RLBP हमेशा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा, क्लियर? अब आते हैं बेटा आपके आगे की बात पर। पहला इक्वेशन फिर से, एक इक्वेशन तो बेटा हमारे पास ये आया और थोड़ा सा जो हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था क्या था, PS अपॉन पी नॉट, नॉट मतलब क्या, सॉल्वेंट समझना बेटा, PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x2, और ये आया है हमारे पास। तो इसी इक्वेशन को हम लेकर के अब आपके सामने बात करने जा रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं आपके लिए। चलिए आइए बेटा, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये था, ठीक, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास आया कौन सा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1, और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2, क्लियर? अब वही वाला, ये सॉल्वेंट का ही वाला है बेटा, ठीक है? अब एक काम किया जाए, अगर हम सॉल्यूशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो आते हैं डिवाइड करते हैं। हम लिख दे रहे हैं यहां पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। डिवाइड करो बेटा, 2 क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, अपान आ जाओ, ये आ जाओ क्या है, पी एस अपान पी नॉट है, इज इक्वल टू x1 अपान x2। ये कैंसिल हुआ बेटा, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है यहां से, पी नॉट माइनस
पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू x1 अपान x2, और हमको बुक्स में यही रिजल्ट मिलता है बेटा। याद करिए RLBP में क्या था, P0 माइनस पी एस अपान P0 था, यहां पर क्या आ रहा है, PS आ रहा है। अब एक गलती हम लोग करते हैं क्या, कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम लोग यही फार्मूला जब न्यूमेरिकल में जाते हैं तो P0 माइनस पी एस अपान P0 से ही सॉल्व कर जाते हैं, और हम गलत कर जाते हैं। होता क्या है कि वो जो फार्मूला भी हम आगे एग्जाम्पल लेंगे उसका, लेकिन वो फार्मूला जो है वो तब अप्लाई करते हैं हम लोग जब सॉल्यूशन हमारा वेरी डाइल्यूट होगा, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी, सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जब नेग्लिजिबल होगा या बहुत कम होगा, उस केस में वो फार्मूला अप्लाई हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, और अगर उस फार्मूले से और इस फार्मूले दोनों से हम अगर सॉल्व करके देखें तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ। तो एक बात आप ऐसे दिमाग में सेट कर लो कि जब भी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो हमको मान लेना है कि वो फार्मूला हमको नहीं मालूम, हमको यही फार्मूला हर केस में अप्लाई करना है। क्या है, P0 माइनस पी एस अपान P0 इज इक्वल टू x1 अपान x2। क्लियर? तो अब बेटा क्या हुआ, अब इससे भी क्वेश्चन समझ सकते हो आप। सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हो, P0 दिया हो, तो क्या PS नहीं निकाल पाएंगे? कर सकते हैं। या P0 दिया होगा, अब सुनो घुमाने की बात है, x1 दिया हो तो x2 आ जाएगा, 1 माइनस x1 करके x2 भी आ जाएगा। P0 गिवन है तो PS आ जाएगा। तो यहां से, लेकिन फार्मूला दिमाग में बेटा हमको इतना ध्यान रखना है कि हमको यही फार्मूला अप्लाई करना है, ये कहीं से दिमाग में ना आने पाए कि P0 माइनस पी एस अपान P0 वाला फार्मूला। क्लियर? अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूं। क्या है, अब आप ये बताओ, जो हमारे पास ये रिजल्ट आया है, क्या P0 माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू x1 अपान x2। मोल फ्रैक्शन क्या था, इंडिविजुअल अपान टोटल, याद करिए। तो ये बताओ बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको P0 माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2, याद करो, इंडिविजुअल मोल अपान टोटल मोल अपान क्या, N2 अपान N1 प्लस N2 कर सकते हैं। ये वैल्यू कैंसिल बेटा, तो क्या बन गया हमारे पास, P0 माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू N1 अपान N2। मतलब सल्यूट का मोल फ्रैक्शन न दे करके सल्यूट का सॉल्यूशन में मोल दिया होता, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में मोल दिया होता, P0 पता हो दिया हो क्वेश्चन में, तो उस फार्मूले से हम PS भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बात बेटा? अब यहां पर बात आई क्या, इसको थोड़ा सा और हम लोग कर लेते हैं इसको। अब ये बताओ बेटा, पीछे हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसी फार्मूले को बात कर रहा हूं मैं पहले। बेटा ये बताओ, N1 सॉरी N1 इज इक्वल टू स्मॉल w अपान कैपिटल W, वेट ऑफ सल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सल्यूट, याद करिए। और N2 इज इक्वल टू क्या था, स्मॉल w अपान कैपिटल W, मोल्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वैल्यू तो यहां पुट कर सकते हैं ना, तो यहां रख दो, क्या बनेगा बताओ अब, P0 माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू स्मॉल W1 अपान कैपिटल W1। ये हो गया हमारा N1। N2 क्या होगा, स्मॉल W2 इंटू ऊपर कहां कैपिटल W2 हो गया, ये फार्मूला आ जाएगा। मैं सिंबल यहां लिख दे रहा हूं, डाउट ना हो आपको,
ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट किया था, याद करिए इसको। ये था मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था, ये था मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, ये हुआ हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हुआ मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हुआ, और ये हुआ मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हुआ। तो बेटा इतने फार्मूले, 3 फार्मूले तो यहां से हम लोगों ने देखा कि अगर सॉल्यूट का मोल, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया होता तो फार्मूला ये लगाते हम लोग, ये फार्मूला हमारा आया था। मान लो मोल फ्रैक्शन ना दिया हो क्वेश्चन में, डायरेक्ट हमको मोल्स दिया होता सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो ये फार्मूला निकाल करके, लगा करके हम पीएस कैलकुलेट कर सकते थे। सपोज करो कि मोल्स नहीं दिया, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दे दिया सॉल्यूशन में, और उसका मोलर मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर नाम दिया होगा, या मोलर मास अननोन होगा तो मान लो कि अननोन सॉल्यूट या सॉल्वेंट बोल दिया तो उसका मोलर मास तो दिया रहेगा, तो वो दिया रहेगा और उससे सॉल्व करके हम पीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेटा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन चाहे जो दिया हो, क्योंकि वहाँ ये क्लियर करना, आप कंफ्यूज हो सकते हो वहाँ पर कि यार सॉल्यूशन को हम क्या माने, डाइल्यूट माने कि वेरी डाइल्यूट माने, तो उस केस में आप गलती कर जाओगे। इसलिए आप ये मान लेना, जो हम अभी आपको जंक्शन दिखा रहे हैं, कि ये मान लेना कि हमको सॉल्यूशन को हमेशा डाइल्यूट मान करके ही करना है। हमको नीचे के केस में मिलेगा, आपको कुछ बुक्स में आप अगर कुछ अगर अनसॉल्व आप देखोगे तो आईटी के कुछ प्रॉब्लम्स में, जैसे हमने देखा कि उसमें आईटी के कुछ प्रॉब्लम्स में भी उसने पीएस मान के कैलकुलेट किया, पीएस की जगह पे पी नॉट रख करके कैलकुलेट किया, लेकिन उसने इसलिए उसको कैलकुलेट कर दिया क्योंकि वो वेरी डाइल्यूट मान करके उसको कर रहा था, और वो सॉल्यूशन जो क्वेश्चन में दिया था वो वेरी डाइल्यूट नेचर का था। लेकिन हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमको करना कुछ नहीं है, हमको हमेशा ये मान करके चल रहा है कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूट ही है, वेरी डाइल्यूट नहीं है। क्लियर है बेटा? अब यहां पर एक अजम्पशन ले लेते हैं हम लोग, वही बात, इसको हम हटा दे रहे हैं बेटा, तो ये समझ सकते हो आप। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ये कंफ्यूजन होता है बेटा कि कुछ बुक्स में जैसे हम लोग देखते हैं तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू, यही सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, तो वहां हम लोग गलत कर जाते हैं, वैल्यू बदल जाती है। ऑप्शन एग्जाम में होता है तो दोनों ऑप्शन सपोज करो पढ़े हो, तब तो हम गलत कर जाएंगे ना वहां पर। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम सोल्यूशन कैसा मान के चल रहे हैं, डाइल्यूट। ठीक है, अब एक अजम्पशन ले ही लेते हैं हम लोग। चलिए, अजम्पशन क्या है नोट करके हम लिख दे रहे हैं। नोट क्या है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन हमारा वेरी डाइल्यूट हुआ, समझिए बेटा, सॉल्यूशन हमारा वेरी डाइल्यूट हुआ, उस केस में क्या होता है कि जो हमारा रिजल्ट था पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू x1 आया था, बोलो आया था ये। अब इसको हम क्या लिख सकते थे, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1, सॉरी 1 माइनस x2, 1 माइनस x2। क्लियर? या इसको मैं ऐसे कर देता हूं, थोड़ा सा और आसान आपको मैं इसको बना देता हूं कि सपोज करो कि इसको हम ये लिख दिया, अब ये हुआ पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू, ये हुआ n1 अपान n1 प्लस n2। बात किसकी कर रहे हैं बेटा, वेरी डाइल्यूट की। वेरी डाइल्यूट का मतलब हुआ कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हुआ,
तो हम कह सकते हैं क्या, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं N1 वेरी वेरी लेस देन N2। ये तो नेगलेक्ट हो सकता है, तो ये बन जाएगा P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट इज इक्वल टू N1 अपान N2 बनेगा बेटा। तो ये फार्मूला हमारा आ जाएगा। लेकिन तब आप क्या याद करो, क्या पीछे के केसेस में हमने किसी को नेगलेक्ट किया था? क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर सल्यूट और सॉल्वेंट नेग्लिजिबल नहीं थे। सल्यूट डाइल्यूट के सोल्यूशन के केस में ले रहे थे हम, तो डाइल्यूट में तो हम सल्यूट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ नेगलेक्ट इसलिए कर दे रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा था, सल्यूट की क्वांटिटी नेग्लिजिबल थी। तो ये यहाँ देख रहे हो पी एस था, यहाँ क्या गया पी नॉट। अब इसी फार्मूले को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू वही कन्वर्जन स्मॉल w1 अपान कैपिटल W1 स्मॉल w2 इंटू कैपिटल W2। मोल को हमने कन्वर्ट कर दिया मास में। क्लियर बात बेटा? तो ये चीज आप जानते तो रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में ये रखना है कि हमको किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन चाहे जो भी दिया हो, इसको न अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि बेटा आंसर मैच कर सकता है, लेकिन जब सल्यूट कम रहा, अगर सल्यूट मान लो कंसंट्रेशन बढ़ती गई और इससे आपने पीएस निकाला और उस फार्मूले से, जो पीछे वाला हम लोगों ने फार्मूला बोला यहाँ जो जिसमें पीएस था, उस फार्मूले से हमने पीएस निकाला, तो वहां पर वेरिएशन डिफरेंस ज्यादा दिखेगा, तब तो आंसर के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वहां पर तो आपको एजम्पशन लेकर के ये चलना है कि अगर डाइल्यूट है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करने हैं आपको उसी फार्मूले से करने होंगे। क्लियर बात बेटा? तो इस पर अब हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटा, क्या, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ 10% वेट बाय वेट, याद आया, यूरिया सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये बताओ बेटा, 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या था कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन होगा, उसमें 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सल्यूट, और यहाँ सल्यूट क्या है, यूरिया। अब ये बताओ स्मॉल W1 यूरिया कितना ग्राम आ गया, 10 ग्राम। हमको चाहिए सॉल्वेंट, यूरिया का मोलर मास आपको बताया था कितना होता बेटा, 60 NH2CO सॉरी। अब ये बताओ स्मॉल W2 मास ऑफ सॉल्वेंट माइनस कर दे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, वाटर का मास 90 ग्राम। वाटर का मोलर मास कैपिटल W2 क्या होता है, 18 H2O होता है। क्लियर? अब हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था P नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू स्मॉल W1 अपान कैपिटल W1 स्मॉल W2 इंटू कैपिटल W2, ये फार्मूला था। टेम्परेचर कितना है बेटा, 25 डिग्री, इसका मतलब P नॉट क्या लेना है हमको, 24 टॉर्बल ले लें अप्रॉक्सीमेट में, तो ये हो गया 24, याद आया 24 ना, माइनस पी एस अपान पी एस, स्मॉल W1 क्या आ गया है आपका 10 इंटू कैपिटल W2 18 अपान
कैपिटल W1 कितना था 60, वाटर का मास क्या है 90। क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको? ये कितना हुआ बेटा 6 टाइम, ये आपका हुआ कितना 3 टाइम, ये हो गया आपका कितना 30, तो ये बन गया आपका 24 माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू 1/30। तो क्या इस फार्मूले से पी एस निकल नहीं आएगा? ये कैलकुलेट हम करेंगे, ये हमारा आंसर। अब डायरेक्ट हमको सल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं दिया, याद करिए परसेंटेज कंसंट्रेशन 10% वेट बाय वेट, 100 ग्राम सोल्यूशन उसमें 10 ग्राम क्या डिजॉल्व है सल्यूट, लेना ना। तो ये हमारा बना बेटा। तो अब आगे हम लोग इस पर पहले कुछ 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड से रिलेटेड और 1-2 क्वेश्चन हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो जहां हम लोग फंसते हैं वो करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ेंगे इसके, ठीक है। कौन सा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप इसको फिर से एक बार देखिएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, कहीं नहीं समझ में आता, तो आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब किया ही होगा तो जो नंबर होंगे उस पर आप बात कर सकते हो, या तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हो। लेकिन इतना है कि आप अगर समझ गए हो इसको तो आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हों उससे क्वेश्चंस करोगे बेटा, क्वेश्चन करोगे तो ये चीज़ें इसमें आप रट नहीं सकते, आपको समझना है, इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई हम तभी चीज़ों को कर सकते हैं जब हम पेन चलाते हैं, जब हम कॉपी खर्च करेंगे, अपने दिमाग को खर्च करेंगे। दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करना, पेन कॉपी ज़्यादा खर्च करना है आपको, ठीक बेटा। तो ओके, सेफ रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। थैंक यू।